हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और यूपी पीजीटी के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम उसको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब से बनी थी भारत देश के आज़ाद होने के बाद, तब से हम सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हल्का हल्का रिवाइज करेंगे और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज़ 1991 वाली पॉलिसी की वो बात कर रहा है, जब एलपीजी मॉडल आया था और मनमोहन सिंह ने इसको तब के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने इसे प्रपोज किया था। जी हाँ, तो हम इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली आपकी, ओके मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट। जी हाँ, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था आपका? रिजोल्यूशन ये आपका रिवीजन पार्ट है 1948 में, ठीक है। तो और उसके बाद आपका इसके जस्ट बाद आपका आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। जी हाँ, ठीक। उसके बाद आपका बीच में एक एक्ट आता है 1951 में। या आप क्रोनोलॉजी की तरह याद कर लीजिए, हो सकता है क्रोनोलॉजी की तरह पूछ ले या फिर डायरेक्ट एक्ट पूछ ले कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था? ये आया था, एक्ट बना था 1951 में। और इसका पर्पस क्या था? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका आया 1969 में द वेरी फेमस एमआरटीपी एक्ट। जी हाँ, तो एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट, मतलब देश में कहीं भी जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो ना हो जाए, कोई भी मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक एक्ट आया, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया। जी हाँ, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिए, एक आया फेरा एक्ट। फेरा ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये किस ईयर में आया? 1973 में। जी हाँ, इसके बाद आपका आया है द वेरी फेमस 1991 में आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि आपका सिलेबस का मेन पार्ट है। आपको इसको पढ़ के ही जाना है, इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक। इसके जस्ट बाद आपका क्या आया? फेमा 6, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपका किस ईयर में आया? 1999 में। और लागू कब से हुआ? 2000 में। जी हाँ, फिर आती है आपकी इसके जस्ट बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये किस ईयर में आई? आपकी 2011 में। फिर आपकी आती है 2014 में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे आपकी दो चीज़ों की बात हुई। एक आपका मेक इन इंडिया की, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे, इसकी डेट क्या है और इसका पर्पस क्या है। स्टार्टअप इंडिया, जी हाँ, इसको कंफ्यूज मत करिएगा स्टैंड अप इंडिया से, वो डिफरेंट पॉलिसी है, वो डिफरेंट बात है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की। ये आपका आया था 1948 में। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया, और ये इशू किया गया था 6 अप्रैल। क्योंकि यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम है, डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एग्जैक्ट डेट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसमें ये कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। आप इसको समराइज करते हुए पढ़ते चलिए, ताकि आपको जब फाइनली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ें तो आपको पता रहे कि इसके पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें क्या क्या हुई हैं। इंडस्ट्रीज़
कुछ इंडस्ट्रीज, इस 4 भागों में इंडस्ट्री को बांटा गया। सबसे पहली वो इंडस्ट्री जिन पे स्टेट की होलसेल मोनोपोली रहेगी, ठीक है। वो कौन सी इंडस्ट्रीज रहेंगी जिन पे स्टेट की मोनोपोली रहेगी? 3 इंडस्ट्रीज। सबसे पहला कौन सा है? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, तीसरा रेल ट्रांसपोर्ट। दूसरा आपका क्या होगा? मिक्स सेक्टर। मिक्स सेक्टर मतलब उसमें आपका स्टेट का भी स्टेक रहेगा और थोड़ा थोड़ा प्राइवेट का भी स्टेक रहेगा, ठीक है। 18 ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी रखी गई जिसपे होलसेल किसका कंट्रोल रहेगा? गवर्नमेंट का। उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी? जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गई, हैवी केमिकल्स हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, मशीन टूल्स हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, शुगर भी था उसमें। फिर आपका आ गया प्योरली प्राइवेट, फील्ड ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। जो भी कैटेगरी ऊपर कवर नहीं हुई वो बाकी बची हुई सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी? प्राइवेट इंटरप्राइज में। अब आती है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अच्छा, पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा? इंडस्ट्रीज जिन पे स्टेट की मोनोपोली थी, 3 इंडस्ट्रीज पढ़ी, जैसे कि आपकी हो गई आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक सेक्टर एंड रेल ट्रांसपोर्ट। बस इसमें एक और जोड़ दीजिए। जी हाँ, एक और जोड़ देंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? एयर की भी बात की थी, एयर ट्रांसपोर्ट की, एयर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, उसकी ग्रोथ बढ़ानी है, हैवी इंडस्ट्रीज, मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, और पब्लिक सेक्टर को भी एक्सपैंड करना है, और इनकम और वेल्थ की जो डिस्पैरिटी है उसको घटाना है। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर्स डेवलप करने हैं, और ये सब करने के बाद कहीं मोनोपोली किसी की भी इस्टेब्लिश ना हो जाए, किसी कंपनी के हाथ में इतनी ज़्यादा वेल्थ ना आ जाए कि वो मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दे, क्योंकि उस समय गरीबी थी और लोग अगर बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज डेवलप हो जाएंगी तो वो मनमाना अपनी चलाने का प्रयास करेंगी, मनमाना प्राइसेस रखेंगी, तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और देश में उस समय बहुत अमीरी नहीं थी, ठीक। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके 3 कैटेगरीज पे। मोनोपोली ऑफ स्टेट, 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसपे होलसेल स्टेट की मोनोपोली थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिक्स सेक्टर, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक इंटरप्राइजेस दोनों थे, ठीक है। वो ऐसी 12 इंडस्ट्रीज रखी गई। फिर बची खुची इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट सेक्टर में रख दी गई। जी हाँ, तो फिर ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 दोनों का म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की बात करता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की, है ना। और इसमें 4 इंडस्ट्रीज जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, इसकी बात की गई। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इस एक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1951 में, और हो सकता है इसको कभी कभी क्रोनोलॉजी में दे दें, ठीक है। तो ये बेसिकली लागू कब हुआ था आपका? इस डेट को याद कर लीजिएगा, मई 8 1952 में। इस एक्ट के मोटा मोटी आप जो है ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए कि रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। सेकेंड आपका है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स अगेंस्ट एनी कंपटीशन। और तीसरा आपका है प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली, जो कि पहले मैं बता ही चुकी हूँ। चौथा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक, ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो कम हो जाएं, ठीक। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। फेरा और फेमा हम आपको बाद में बताएंगे। तो एनआईपी आपकी पॉलिसी आई थी 24 जुलाई 1991 में। ये जो नई पॉलिसी थी ये डी रेगुलेशन की बात करती है। जो अभी तक कंपनीज को रेगुलेशन की बात की गई, मोनोपोली कहीं ना बन जाए और इसको रेगुलेट करके रखेंगे, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होगा, अब इसको बोला गया कि अब हम डी रेगुलेट करेंगे और ये डी रेगुलेशन का अब टाइम आ गया है। तो गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ इनिशिएटिव अनाउंस किए, और किन एरियाज़ में अनाउंस किए? पहला तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के एरिया में, दूसरा पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, तीसरा एमआरटीपी एक्ट, एंड वेरी लास्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इकोनॉमी ओपन करने की बात की गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एलपीजी मॉडल, एलपीजी लिबरलाइजेशन, जी हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन, जी हाँ, डीरेगुलेट करना जो कि हम बोल चुके हैं, और प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट का रोल कम करना, और ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को बाहर की ओर भी खोलना ताकि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो एक्ट बना था, है ना, वो जो 1951 वाला, उससे डायरेक्ट होती थी। अब इस एक्ट में बदलाव लाया गया और बोला गया 1991 में कि जो 18 इंडस्ट्रीज हैं उनको छोड़ करके सभी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया है। और वो जो 18 इंडस्ट्रीज हैं वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, उनमें लाइसेंसिंग बंद करने की बात नहीं की गई। वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी आप थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स के से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज थी, शुगर, एनिमल फैट और ऑयल जो बनाती हैं, सिगरेट्स बनाती हैं, एस्बेस्टोज रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, प्लाईवुड या वुड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी, और रॉ स्किन, लेदर, इनसे जुड़ी हुई, टैंड ड्रेस फॉर स्किन से जुड़ी हुई, मोटर कार, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइट गुड्स, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या फिर जो भी एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज, ये 18 कंपनीज, इनमें क्या हुआ, इनको छोड़ के और बाकी सारी कंपनीज के लाइसेंसिंग को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब अगर बात की जाए अभी प्रेजेंट टाइम में, तो धीरे 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 क्या किया गया, इन इंडस्ट्रीज को भी डी लाइसेंसिंग ओवर द टाइम पीरियड किया गया। अब केवल 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी लाइसेंसिंग कंपलसरी है। अगर आप अल्कोहल बनाते हैं, जी हाँ, या फिर आप सिगरेट आपकी कंपनी बना रही है, या फिर कोई हजार्डस केमिकल बना रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस से रिलेटेड सामान बना रही है, और या फिर डिफेंस इक्विपमेंट कोई बना रही है, एरोस्पेस या डिफेंस इक्विपमेंट, और बाकी बचा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स अगर कोई बनाती है, तो इन 5 कंपनीज को, इन 5 इंडस्ट्रीज को केवल लाइसेंसिंग की अप्रूवल की ज़रूरत है, बाकी किसी को भी गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो 1956 में के रेजोल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि 17 ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई थी जिनमें पब्लिक सेक्टर का रोल क्या बोलते हैं, कंपलसरी किया गया था। तो 1991 की जो पॉलिसी आई उसमें पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो डाइल्यूट कर दिया गया, और ये बोला गया कि 1991 में जो केवल 8 इंडस्ट्रीज हैं उनमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा, फिर बाकी धीरे धीरे और कम होता गया। अब तो ये आलम है कि केवल 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्योरली पब्लिक हैं, प्योरली पब्लिक सेक्टर से डायरेक्ट होती हैं, वो हैं एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस। बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर घुस चुका है। कुछ हद तक देखा जाए तो अब अभी कुछ हाल ही साल पहले बात चल रही थी कि रेलवे में भी शायद प्राइवेटाइजेशन का बात चलने की बात हुई थी, तो लेकिन फिर भी अभी ये संभव नहीं हुआ है। तो प्योरली 2 इंडस्ट्रीज ऐसी बची हैं, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस। दीज आर 2 इंडस्ट्रीज दैट आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, तो हाँ, नेक्स्ट आते हैं एमआरटीपी के बारे में क्या बात हुई थी। तो एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 में, और उसने ये कहा था कि जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सर्टेन साइज के अगर है तो वो एमआरटीपी फर्म्स में क्लासिफाई की जाएंगी। जैसे कि 100 करोड़ से ज़्यादा अगर साइज़ है उसका, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर उसका साइज़ है, तो वो एमआरटीपी फर्म्स में क्लासिफाई की जाएंगी, है ना। फिर जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसने इस थ्रेशोल्ड लिमिट को हटा दिया, ठीक है, और बोला कि अब ये लिमिट नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो है इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन की बात की। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका 4th एरिया था। जी हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं एफडीआई थे उनको परमिट कर दिया गया 1991 में कि जो भी इंडस्ट्रीज़ अपना एफडीआई लिमिट
बढ़ाना चाहती हैं या फिर इंक्लूड करना चाहती हैं, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती हैं, वो ले सकती हैं ऑटोमेटिक। उनको किसी भी गवर्नमेंट कोई के इंटरफेरेंस की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है। तो इतनी हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ लिया। तो अब हम ये भी जानेंगे कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई क्यों थी। उस समय एक बहुत बड़ा भारत पे एक संकट आन पड़ा था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और अर्थव्यवस्था हमारी चरमराई हुई थी। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था उस समय कि जो भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, विच वॉज लेस देन इवन 1 बिलियन। तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में चल रहा था और हमारे पास सिर्फ इतने 2 हफ्ते भर के फॉरेन रिजर्व बचे थे और देश के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो तेल और ज़रूरी चीज़ें जो दवाइयाँ हैं, मशीनरी है, उसको इम्पोर्ट कर सके। ठीक है, इतना भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था। और उस समय एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली बाहर से भी हमारा डेफिसिट चल रहा था और दूसरा जो इंटरनल हमारा डेफिसिट था, यानी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट था, वो भी हमारा 8.4% तक पहुंच गया था उस साल, विच वॉज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का आपका 8.4% और आपके पास जो फॉरेन से मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेक्स भी नहीं बचा, जो कि $1 बिलियन से कम है। और आपका फॉरेन से भी आप चीज़ें नहीं मंगा सकते। दोनों तरफ से ये मारा मारी मची हुई थी। ऊपर से आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, 13% के आसपास हो गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी। और लाइसेंस, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग थी, लाइसेंस राज जिसे बोला जाता है। इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का कि इंडस्ट्री जो थी, प्राइवेट सेक्टर था, वो इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा था। किसी भी कंट्री में अगर कैपिटलिज्म कुछ हद तक ग्रो नहीं करेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा पॉसिबल। तो इसलिए एलपीजी मॉडल को 1991 में, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तो ये मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी। तो बेसिक इसका काम था कि अर्थव्यवस्था को हम लिबरलाइज करेंगे और जो गवर्नमेंट जिन उद्योगों पे, जिन इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, उनको प्राइवेटाइज करेंगे और हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, यानी कि हम बाहर की इकोनॉमी से जुड़ेंगे। हमारे यहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा जिससे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ईजिली आए। ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी कम की गई थी उस दरमियान, और रुपी का जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है वो भी शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपका लेक्चर इतना कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपका फेरा एंड फेमा बचा है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है।